एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हंसते बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल को तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रोब ढालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक भेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरते तो भेलिए की जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दुर्दृष्टता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है ताऊ। हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भर। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब भेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। भेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे सम्मान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह भेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच भेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। भेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमान लोगों की सलाह को हमेशा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमेशा हमें बुद्धिमान लोगों की और अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी आपको। बाय बाय और सब्सक्राइब भी कर देना। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनका राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों को अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपनी कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने शुरू किया होगा। कुछ शाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दोगुने मेंढक हैं। वह स्वस्थ, वह हमसे अधिक ताकतवर है। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटे को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें डराने की इजाजत नहीं दी। डराने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता और भड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वे बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है।
गंगदत्त डराया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों से इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास आकर सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भैया, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राज्यों के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है, तुम वहाँ रहना और जिस मेंढक को खाने के लिए कहो उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। जब एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मनों के पेट के हवाले करने को तैयार हो, तो दुश्मन क्यों नहीं इसका लाभ उठाए? नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राज्यों और उनकी प्रजा को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताह में सारे दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा कि प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतजाम कर वरना हिस। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब